मैं चूरू जिले के एक साधारण से किसान परिवार के घर में पैदा हुआ। विद्यार्थी परिषद के नाते अपना जीवन शुरू किया और जैसे गांव के विद्यार्थी को शहर में संघर्ष का सामना करना पड़ता है, उस तरीके की उस जमाने की छात्र राजनीति से लेकर युवा राजनीति के बीच में जो शहर और गांव का द्वंद्व चलता है, जो एक इन्फीरियरिटी गांव के विद्यार्थी में और नौजवान में होती है, तो मुझे उन सब से रूबरू होना पड़ा। लेकिन मैंने इसमें यह भी लिखा है कि संगठन और संगठन के संस्कार और संगठन के वरिष्ठ लोगों का मेरे ऊपर स्नेह और उनका संरक्षण और वरद हस्त, जिसके कारण आज मैं एक साधारण कार्यकर्ता से एक बड़ी जिम्मेवारी पर हूं। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि मैं कार्यकर्ताओं में केवल अध्यक्ष नहीं, मुख्य कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को मानता हूं। कोशिश की कि संगठन के उस अपेक्षा को मैं पूरा कर पाऊं, क्योंकि मैंने अपने जीवन की शुरुआत भी विरोध और विपक्ष से की। उस समय भी कांग्रेस पार्टी का शासन होता था, विद्यार्थी परिषद के दौरान भी और युवा मोर्चे के दौरान भी। बोफोर्स से लेकर श्री राम जन्मभूमि से लेकर कश्मीर तक के तमाम आंदोलन में शिरकत करने के कारण वो जमाना था जब विरोध मुखर था, और उस विरोध ने मुझे लगता है कि बहुत सीखने का, समझने का अवसर दिया और अनेकों ऐसे अवसर आए जिसके कारण एक साधारण कार्यकर्ता से मुझे ये जिम्मेवारी मिली। तो मैं इसको अपना गौरव मानता हूँ, केवल मेरा नहीं, परिवार का नहीं, मैं पार्टी के उन लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिवारों का गौरव मानता हूँ, उन किसान परिवारों का गौरव मानता हूँ जिसमें मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता अपना साधारण जीवन शुरू करता है और उसको ऐसी बड़ी जिम्मेवारी मिलती है। मैं साहब, अभी आप दौरा करके आए हैं मेवाड़ में 6-0 का, क्योंकि ये वही मेवाड़ है जहां पर उपचुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तीसरी और चौथी पोजीशन आई थी। अमूमन मेवाड़ बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अब आप कल पर भरतपुर भी जाएंगे, फिर उसके बाद अजमेर में संभाग में कार्यक्रम है। तो क्या उन तमाम जगह जहां पर बीजेपी अपेक्षाकृत कमजोर है, वहां पर फोकस दिया जा रहा है, वहां पर संगठन रूप से मजबूत हो सके? बीजेपी कभी कमजोर थी नहीं। चुनाव की हार जीत किसी विचार को कमजोर नहीं कर पाती है। चुनाव की हार जीत और उपचुनाव की हार जीत ये उस परिस्थितियों की एक तात्कालिक पड़ाव है। हमारा मिशन बड़ा है, हमारा विचार बड़ा है, और संगठन की भी तुलना करें तो हम दूसरे संगठनों से कोसों आगे हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी के संगठन को खड़ा करने में दूसरे राजनीतिक दलों को, विचारों को 7 जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का विचार ये राष्ट्रवाद का उत्कृष्ट विचार है, जिससे लाखों लोग अपनी इच्छा से जुड़ते हैं। और इसलिए उपचुनाव की हार, मुझे जब आप पूछते हैं कि 2 वर्षों में, तो मैं ये आकलन जरूर करता हूं कि उन उपचुनाव में कहीं न कहीं हमारे आकलन में और प्रबंधन में कमी रही। लेकिन ये कोई पहला अवसर नहीं था। हम अनेक अवसरों पर चुनाव हारे भी हैं और जीते भी बड़े प्रचंड बहुमत के साथ हैं। हर हार हमें सीख देती है, उसका विश्लेषण हम करते हैं। तो ये जैसा आपने कहा कि संभागों के दौरे ये केवल चुनावी मकसद से नहीं है। मेरी कोशिश है कि वैचारिक धरातल से भी राजस्थान की बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े, उसकी कवायद है, और संगठन मजबूत होगा तो निश्चित रूप से चुनाव में उसका लाभ मिलता ही है। साहब, आपके दौरे, आपसे पहले वसुंधरा जी के दौरे, इसको सियासी दृष्टि से कई लोग कई तरह के आकलन कर रहे हैं। मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं और इस नाते मेरी नैतिक जिम्मेवारी है कि भौगोलिक रूप से, सामाजिक रूप से मेरी उपस्थिति भी हो, कार्यकर्ताओं में मनोबल भी बढ़े और जनता के बीच में भी पार्टी का पक्ष जाए। इन सभी बातों को लेकर मैं जनता के बीच में जाता हूं, इसलिए मेरा दौरा सियासी कतई नहीं हो सकता। कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, 3 दिवसीय है। कल मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम काम बहुत करते हैं, अच्छे काम करते हैं, लेकिन मार्केटिंग नहीं कर पाते। बीजेपी काम नहीं करती, लेकिन मार्केटिंग में उस्ताद है। नेहरू जी जब पैदा हुए थे तब से मार्केटिंग शुरू करी थी, फिर इंदिरा जी ने की, राजीव जी ने की, और अब राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता नहीं कि उनका माल बाजार में बिकता क्यों नहीं है। 70 वर्षों में, 50 वर्षों तक यदि अभी भी अशोक गहलोत जी ये कह रहे हैं कि मार्केटिंग नहीं कर पाए, तो मुझे लगता है कि उनके विचार में ही कमजोरी है, जो जनता ने उनको अस्वीकार कर दिया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कामरूप तक हिंदुस्तान के नक्शे से गायब होना उनकी कमजोर मार्केटिंग का और उनकी बदनीयती का, उनकी इच्छा शक्ति की कमजोरी का, उनकी तुष्टीकरण की राजनीति का प्रमाण है। इसलिए अब मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी जो बयान देते हैं वो निराशा में दिए होते हैं, हताशा में दिए होते हैं।
और मुझे लगता है कि 2023 के बाद में राजस्थान में तो कम से कम मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी नहीं उनको। अध्यक्ष जी, आपके कार्यकाल का तीसरा साल महत्वपूर्ण होगा, इसमें आपकी क्या कार्य योजना रहेगी, क्या उम्मीद करते हैं आप कार्यकर्ता से, और कार्यकर्ता आपसे क्या अपेक्षा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक निश्चित विचार को लेकर आगे बढ़ने वाली पार्टी, दल और संगठन है, और 3 आयाम पर हम काम करते हैं कि हमारी अपनी संगठन के काम करने की एक विशेषता है। पार्टी का कार्यकर्ता बहुत जमीनी और धरातल पर जुड़कर काम करता है, जोश और जज्बे के साथ काम करता है, संख्या कम होती है तो भी उसी जोश और मजबूती के साथ काम करता है और परिणाम देता है। दूसरा, रचनात्मक तौर पर भी पार्टी सामाजिक सरोकारों से जुड़ के काम करती है, और कोरोना में कालखंड में और रिलीफ के जो काम थे वो अपने आप में उदाहरण है। पार्टी संघर्ष से खड़ी हुई थी, और इसलिए जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की उस विराट यात्रा में जनहित के मुद्दों पर सदन में भी और सदन के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी ने जनहित के मुद्दों को प्रखरता से उठाया है, और भविष्य में भी हम लोग पूरी मजबूती से काम करेंगे। तो 2023 में हम लोग केवल जनधारणा नहीं, केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं, अपनी खूबियों के आधार पर सत्ता में आएंगे, ये मैं भरोसा कर सकता हूं। सर, ये प्रशिक्षण शिविर तो आपका हमेशा से ये रहा है सबसे बड़ा, कांग्रेस भी कर रही है और इस दावे के साथ कह रही है 2023 को फिर से रिपीट करेंगे अपनी सरकार। नहीं, अभी तो कोई उदाहरण नहीं है कि अशोक गहलोत जी कभी रिपीट हुए हों, और बल्कि एक जरूर होता है कि जब वो विपक्ष में होते हैं तो उनकी सीटें डिक्रीज होती चली जाती हैं। जब वो सरकार में थे और दोबारा जब चुनाव में आए तो उनकी 56 सीटें आई, फिर सरकार में आए जोड़ तोड़ करके, और उसके बाद फिर चुनाव लड़े तो 21 सीटों पर आई। तो मुझे लगता है कि अब माइनस का कोई आंकड़ा होता होगा तो -14 जरूर बनती है उस हिसाब से। तो अब वो, मैं तो टेम्पो की सवारी कहता था, मुझे लगता है मोटरसाइकिल की भी सवारियां नसीब नहीं होंगी। 20 साल में तो कोई भी रिपीट नहीं कर पा रहा, पिछले 20 साल में तो कोई भी रिपीट नहीं कर पा रहा। फर्क है मित्र कि जब हम लोग सत्ता से बाहर होते हैं तो हमारा आंकड़ा 70 से ऊपर होता है, और इनकी तो विपक्ष में दुर्गति होती है। लेकिन वो दावा कर रहे हैं, उस दावे के बारे में ही कह रहा हूं कि वो कहते हैं कि हम रिपीट करेंगे, तो उनके रिपीट करने का कोई कारण नहीं है, न जनता अवसर देगी। जयपुर जिला प्रमुख का जो चुनाव हुआ उसमें आपने बाजी मारी, सेन लगे कांग्रेस के खेमे में। 12 में आपको यही बदला चुका दिया गया कांग्रेस की ओर से, लेकिन सांसद के घर में हमला होना किस तरह देखते हैं? देखिए, कोई प्रतिस्पर्धा भी नहीं है और कोई प्रतिशोध भी नहीं है, सामान्य राजनीति की प्रक्रिया है। लेकिन 12 में हमारा जिला प्रमुख नहीं बनना ये अफसोसजनक है। सांसद के कार्यालय पर पथराव करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति में संयम की भी अपनी एक मर्यादा है, सीमा है, उसको सबको फॉलो करना चाहिए। और इसलिए हम लोग चिंतित भी थे कि उसकी जो तथ्यात्मक जानकारी हम तक आए, इसलिए हमारे पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता श्रीमान नारायण सिंह जी देवल प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, श्रीमान भजनलाल शर्मा पार्टी के प्रदेश के महामंत्री हैं, उनको ये काम जिम्मे किया है कि वो संबंधित पक्षों से बात करके और तथ्यात्मक जानकारी प्रदेश को दें। किस तरह की ट्रेनिंग दे रही है कांग्रेस तो ट्रेनिंग लूटने खसोटने की देगी, और तो क्या ट्रेनिंग देगी, क्योंकि उनको यहाँ से हिस्सा आगे ऊपर पहुँचाना पड़ता है। अभी तक तो उनका इतिहास रहा नहीं कि उन्होंने कोई प्रशिक्षण लिया और समाज का भला किया हो। ये तो खाली कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि नकल में भी अकल चाहिए, तो कांग्रेस को वो अकल लेने में वर्षों लग जाएंगे, कई जन्म लेने पड़ेंगे। देखिए, सचिन पायलट कल टोंक दौरे पर थे, वो कह रहे हैं बीजेपी विपक्ष की सही भूमिका नहीं निभा पा रही है। ये आपको आईना दिखाने की कोशिश है या उनकी खुद की पीड़ा है? नहीं, वो इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत भूमिका वो खुद भी निभा लेते हैं, इसलिए उनको लगता है कि हम उनके विपक्ष की भूमिका में हम हिस्सेदारी निभा रहे हैं, इसलिए उनको लगता होगा। और अच्छा है, थोड़ी बहुत वो भी मदद करें। अशोक गहलोत जी ने ट्वीट किया कि जो धर्म संसद आयोजित होती है उसमें हिंसात्मक भाषण दिए जाते हैं, हिंसा फैलती है देश भर के अंदर। उन्होंने ट्वीट करके निशाना साधा है कि बीजेपी ऐसे धर्म संसदों को सपोर्ट करती है। अशोक गहलोत जी जो बोलते हैं उसमें मुझे लगता है कि अपने गिरेबान में नहीं झांकते। राजस्थान में और हिंदुस्तान में तुष्टीकरण की राजनीति को किसी ने शुरू किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, और राजस्थान में प्रश्रय दिया तो अशोक गहलोत जी ने दिया। इसलिए उनको केवल धर्म संसद दिखती है, बाकी संसद नहीं दिखती। तो मुझे लगता है कि पहले उनको आकलन कर लेना चाहिए कि उनके शासन में किस तरीके से तुष्टीकरण हुआ, किस तरीके से बहुसंख्यक लोगों पर अत्याचार होते हैं, मुकदमे बनते हैं, और केवल एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है। थोड़ा सा डिलीट कर दे पुराना, थोड़ा सा पुराना डिलीट कर दे, जो एडिटेड है ना वो डिलीट कर दे।
देखिए, ये काम उत्तर प्रदेश की सरकार का है, वहाँ जो एजेंसियां हैं वो इसको तय करें। लेकिन अशोक जी को उत्तर प्रदेश दिखता, राजस्थान क्यों नहीं दिखता? मेवात में किस तरीके से बर्बरतापूर्ण काम होता है, किस तरीके से लव जिहाद, लैंड जिहाद, इस तरीके की राजस्थान की धरती पर होती है। आपको लगता है सर गिरफ्तारियां जल्द से जल्द होनी चाहिए उस कानून से? देखिए, क्योंकि ये सब कानून और व्यवस्था से बंधा हुआ प्रश्न है और इसमें जो दोषी होती है, कोई सक्षम सरकार होती है, वो इसके बारे में उचित निर्णय करती है। मैं राजस्थान में बैठ के उत्तर प्रदेश की किसी घटना के बारे में